दुनिया घूमने का शौक़ था कि या लोगों की काउंसलिंग और मदद का शौक़ था या एक जज्बा था? यूरोप से हट के अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैंने सिंगापुर से भी ट्रेनिंग ली है, मैं वहाँ से भी एक सर्टिफिकेशन है मेरी सिंगापुर से। डॉक्टर साहब, वैसे और कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं न्यूरोसाइकोलॉजी में कि हम किसी की शख्सियत के बारे में, किसी के बारे में हम जज कर सकते हैं? एक पर्सन जो है वो बाय चॉइस कुछ लिख रहा है, उसका कंटेंट बता रहा होता है किसकी ये पर्सनैलिटी। इसी तरह डॉक्टर साहब, जिन लोगों को रात नींद नहीं आती और अमूमी तौर पर उनको स्लीपिंग पिल्स भी लेना पड़ती हैं, रिलेशनशिप में नाकामी की वजह ही सुसाइडल थिंकिंग है। उसका ब्रेकअप हो गया, ख़त्म हो गया सिलसिला, तो डॉक्टर साहब उस टाइम पर उसको स्ट्रेस को कूप अप करने के लिए क्या करना है? डिप्रेसिव पर्सनैलिटी है, साथ फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, साथ उसका ब्रेकअप भी हो गया है। नींद कितनी लेनी चाहिए? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जो हमारी यूथ रात पैकेज करवा कर जागती है। नींद का जो ड्यूरेशन इतना मैटर नहीं करता जितनी क्वालिटी मैटर करती। बच्चों के लिए क्या ऐसी डाइट है जो कि उनमें लर्निंग बढ़ाती है? बच्चों के लिए इतना कोई कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको फ़ैट की ज़रूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद इफ्तिखार, मेहमान ख़ास नाज स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो स्पेशली न्यूरोसाइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेस, लोगों की ज़िंदगी में उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए, और स्पेशली इस वक्त जो नफ्सा नफसी का आलम, परेशान हर कोई शख्स नज़र आएगा आपको, और इस दौरान लोगों को उम्मीद की किरण ही नहीं बल्कि उसका सलूशन देना और उसको स्किलफुल बनाना। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो कमी इस वक्त है वो असल है तो स्किल्स की। खाली मोटिवेशन या बुलंद बाम दावे या लोगों की मिसालें देना ही काफ़ी नहीं। इस वक्त अगर ज़रूरत है आप मोटिवेट ज़रूर करें, लेकिन उसमें सलूशन दें। आज का प्रोग्राम जो होगा ख़ास तौर पर इस नौइयत का हामिल है कि जिसमें ना सिर्फ आपको मोटिवेशन तो मिलेगी, लेकिन एक प्रॉपर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक ऐसी अप्रोच के साथ जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसको आप जज कर सकते हैं, जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम जो होगा उसके दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में आप अपनी मेहमान शख्सियत से जिनसे हम मुलाकात करेंगे, दुनिया पूरी माशाल्लाह देख चुके, 15 से ज़ायद ममालिक का सफ़र कर चुके, फ़ॉरेन क्वालिफ़ाइड भी हैं, दर्स व तदरीस से मुंसलिक भी हैं, और माशाल्लाह न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट भी हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक डार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और आज हमारे दरमियान आप मौजूद हैं। और प्रोग्राम के हमारे जो दो हिस्से डॉक्टर साहब होंगे, पहला हिस्सा ये होगा कि हम पर्सनैलिटी असेसमेंट, क्योंकि हर शख्स कोई चाहता है कि एक दूसरे के बारे में क्यूरोसिटी रखता है, शायद अपना इंट्रोस्पेक्शन ना कर सकें लेकिन दूसरे के बारे में ज़रूर होता है कि मैं इसको जज करूं। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो चाहेंगे बॉस की एवेल्यूएशन, बॉस चाहेगा अपने एम्प्लॉय की एवेल्यूएशन। इसी तरह लोग फैमिली में भी चाहते हैं कि हम एक दूसरे के बारे में जजमेंट, वैसे तो कहा यह जाता है कि अच्छा गुमान रखना चाहिए, लेकिन आज का जो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एतबार से जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका पहला हिस्सा ये होगा कि हम पर्सनैलिटी असेसमेंट करेंगे थ्रू हैंड राइटिंग। यानी आप किसी की शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं, जज करना चाहते हैं, एवेल्यूएशन करना चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि किसी की हैंड राइटिंग के थ्रू हम कैसे जज कर सकते हैं। दूसरा, नाजरीन, हमारा प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो होगा वो ख़ास तौर पर इंशाल्लाह उन लोगों के लिए कि जिनको डिप्रेशन है, जिनके इस कोविड के टाइम पे बिज़नेस या कोई भी काम ऐसा शुरू किया वो दुनिया से बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं, उनमें हमने रियलिस्टिक अप्रोच के ज़रिए स्किलफुल बनाकर उम्मीद कैसे पैदा करनी है। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का जो एक थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ़, मैं समझता हूँ कि आटे में नमक के बराबर भी नहीं, इस दरिया को कूज़े में मैं नहीं समेट सका। मैं ये ख़ुद चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अपनी ज़ुबानी जो है वो अपना तारुफ़ ख़ुद पेश करें। जी डॉक्टर साहब, इस हवाले से बताइएगा कि अपनी क्वालिफ़िकेशन और दुनिया के किन किन ममालिक में आप जो है वो सफ़र कर चुके हैं, और ये लर्निंग का जो अमल है ये कहाँ से कहाँ तक जारी व सारी है या मुकम्मल हो चुका है? थैंक यू डॉक्टर साहब। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने इनवाइट किया और नाज स्टूडियोज़ का, तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ।
बेसिकली मैं न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने डॉक्टरेट किया न्यूरोसाइकोलॉजी में, एक यूरोप की बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग फ्रांस में, वहाँ से मैंने किया। उससे पहले मैंने मास्टर इन न्यूरोसाइकोलॉजी किया। वो बेसिकली एक जॉइंट प्रोग्राम था बाई 3 यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ बाज़ल स्विट्ज़रलैंड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग जर्मनी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग फ्रांस। तो ये जॉइंट मास्टर था, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके क्लासेस लेते हैं। तो उसके बाद आई एम सर्टिफाइड हैंड राइटिंग एनालिस्ट बाय हिप्नोसिस मोटिवेशन इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया। उसके बाद आई हैव डिप्लोमा इन क्लिनिकल हिप्नोसिस, वो भी हिप्नोसिस मोटिवेशन इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया से है। उसके अलावा आई एम सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ट्रेनर एंड प्रैक्टिशनर बाय अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी। और साथ में आई हैव एन एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन इन न्यूरोसाइकोलॉजी, वो इज़ाबेल यूनिवर्सिटी स्पेन से है। और उसके बाद मैंने अपना कैरियर जो है वो डॉक्टरेट के बाद जो मेरा पहला कैरियर था वो आगा खां यूनिवर्सिटी था। उसके बाद मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, मैंने यूएमटी को सर्व किया मोर देन 4 इयर्स। करंटली आई एम सर्विंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और इसके साथ साथ मैं काउंसलिंग से भी मुंसलिक हूँ। मैं एज ए न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस भी करता हूँ और एज ए एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ। और डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, बिहेवियर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इनके ऊपर, पर्सनालिटी असेसमेंट के ऊपर। तो ये मेरा कोर एरियाज़ हैं जिसमें ट्रेनिंग है, टीचिंग है और रिसर्च को भी मैं देखता हूँ। आई हैव पब्लिश मोर देन 30 रिसर्च आर्टिकल्स इन डिफरेंट जर्नल्स। डॉक्टर साहब, मैं इसमें इंटरप्ट करूँगा, ये इतना कुछ सारा कैसे कर लेते हैं? कि दुनिया घूमने का शौक़ था कि या लोगों की काउंसलिंग और मदद का शौक़ था या एक जज्बा था, या क्या इसमें आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था कि जो मैं तारुफ में मैंने एक तातुल किया है इस हवाले से जानने के लिए? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाइक मुझे शौक़ तो था कि मैं बाहर से पढ़ूं। लाइक मैंने एक ना, जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मैंने ना एक अजीब सी हरकत की। उसमें यह था कि मैट्रिक पास करने के बाद ना, बल्कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मैं सोच रहा था कि मैं अभी से ही कहीं बाहर पढ़ने चला जाऊं। तो मैंने उस टाइम ना एक लेटर लिख दिया, तब प्राइम मिनिस्टर थे यूके के टोनी ब्लेयर, तो मैंने उसको ऐसे ही लेटर लिख दिया कि मैं बाहर पढ़ना चाहता हूँ, काइंडली मुझे सपोर्ट करें। सही। तो लाइक इतनी इंस्पिरेशन थी बाहर पढ़ने की। तो हुआ क्या कि इवन लेटर भी आया मुझे वहाँ से, ज़बरदस्त। उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया कि यस, आप अगर चाहते हैं तो हमारे प्रॉपर चैनल हैं, आप प्रॉपरली आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो उसके बाद मैं ज़ाहिर है मैट्रिक के बाद मैंने इंटर किया, फिर इसी तरह मैं सोचता रहा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज़ाहिर है बाहर पढ़ने जाऊँ। तो ऐसे मैं ईमेल्स कर रहा था। तो तब आपको पता है इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं होता था। मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी पॉकेट मनी से कोई 30 रुपये निकालता था और 30 रुपये जो है ना वो आधा घंटा मुझे इंटरनेट क्लब में मिल जाते थे। तो मैं ईमेल करता था। जब ईमेल मैंने इतनी ईमेल, मैं मेरी कोशिश होती कि मैं रोज़ 3-4 ईमेल्स बाहर सुपरवाइज़र्स को करूं, बाहर प्रोफेसर्स को करूं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे एक बाहर से ईमेल आ गई, रिस्पांस आ गया कि अगर आप न्यूरो साइंसेस के अंदर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो हम आपको ऑफ़र कर सकते हैं। क्योंकि मैं सीवी सेंड कर रहा था, वो कहीं ना कहीं किसी प्रोफेसर के हाथ में आई सीवी, मेरा साथ एक कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर भी होता, तो वो भी था। उनको शायद किसी को अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कहा। तब ये इंटरव्यू जो है ना वो हुआ करते थे, स्काइप भी इतना नहीं था, टेलीफोन के ऊपर थे, तो तब मोबाइल फ़ोन भी इन थे। ये 2000 मॉनिटर के आगे बैठकर, और वो हाँ, स्माइली आती थी, नेट कनेक्ट हो गया है, सैड स्माइली आती थी, डिस्कनेक्ट हो गया है, ऐसे ही है। और वो लोग बड़ी मुश्किल से बातचीत किया करते थे। तो तब से जो है ना वो मेरा एक बाहर की सुपरवाइज़र से इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने मुझे ऑफ़र की, तो देन आई वेंट अब्रॉड। तो मेरा पहला जो वहाँ पे मास्टर प्रोग्राम था वो स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे मुल्कों के साथ इंटरेक्शन इन हुआ। तमाम मुल्कों में आपने पढ़ाया भी, पढ़ा भी, बहुत कुछ सीखा भी। किस मुल्क को आपने सबसे बेहतरीन पाया? पहले तो अगर ये देखें तो एस्थेटिक प्रेफरेंस के एतबार से, फिर दूसरा बताइएगा कि आपने किस कौम को बहुत कामयाब और बड़ा हार्ड वर्कर पाया जिसने वाकई, जिसे कहते हैं कि उसने चेंज ले आई है। वेल, मेरा ज़्यादातर फोकस जो है वो यूरोप में रहा है। मेरी हायर एजुकेशन यूरोप से है, जिसमें जर्मनी मैं समझता हूँ कि जर्मनी के लोग जो हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं।
वो स्पेशली आईटी और इस तरह की चीज़ों में बहुत इन है और बड़े हाई टेक माइंड है। दूसरा मैं अगर कहूँ यूरोप से हट के अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैंने सिंगापुर से भी ट्रेनिंग ली है, मैं वहाँ से भी एक सर्टिफिकेशन है मेरी सिंगापुर से, तो वहाँ के लोग जो हैं वो यानी कि यूरोप में तो ये था ना शुरू से एक ट्रेंड था एजुकेशन का, लेकिन ये कि मैंने सिंगापुर को देखा है कि जैसे वो नीचे से ऊपर आए हैं और वो अभी इवन यूरोप को compete कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंगापुर के लोग शायद ज़्यादा मेहनती हैं। और किस मुल्क को बहुत खूबसूरत पाया है? और मेरा ख्याल है स्विट्ज़रलैंड। उसमें क्या ऐसी स्पेशलिटी थी जो आपको हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से भी ज़्यादा इंस्पायर करती है? खैर मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ भी देखे, मैं गिलगित और हुंजा भी मैंने देखा है। वो ये भी बहुत खूबसूरत है, लाइक इवन स्विट्ज़रलैंड से भी खूबसूरत है। लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि पाकिस्तान में जो नेचुरल ब्यूटी वो पीक पे ज़रूर है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से हमने शायद उतना काम नहीं किया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्विस में घूम फिर रहे होंगे ना, वहाँ पे भी आपको माउंटेन्स हैं, रिस्की एरियाज़ भी हैं, ठीक है, लेकिन सेफ़ हैं। लेकिन आप कहीं माउंटेन पे जाते हुए या कहीं ड्राइविंग करते हो आपको टेंशन नहीं होती। क्या वजह है कि उन्होंने लोग उनमें सिविक सेंस ज़्यादा है या कि कुछ पेवमेंट इतनी बना दी है कि जाना आना बहुत आसान है? नहीं, वो पेवमेंट आप उन्होंने काम किया है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम किया है। मैंने जो यूरोप में सबसे बड़ी चीज़ देखी ना, वो सेफ्टी देखी है। लेकिन कोई भी इंसान जो है ना सेफ्टी को पहले प्रेफर करता है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा इंश्योरेंस ही नहीं करवाता, लाइक ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना घर की इंश्योरेंस है, ना गाड़ी की इंश्योरेंस है। कहते हैं कि जी बस जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। यकीनन बतौर मुसलमान बिलीव है लोग। हमारा बिलीव है, तो हम ये चीज़ पाकिस्तान में है। लेकिन अगर आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे हर बंदा सेफ एंड सिक्योर अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है कि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसकी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, घर इंश्योरेंस हो, इवन अगर उसने कोई पेट रखा हुआ तो वो भी इंश्योर्ड हो। तो ये वहाँ पे ज़ाहिर है ये उनका माइंड सेट है। डॉक्टर साहब, इसी तरह बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है कि जिसमें हम पर्सनैलिटी असेसमेंट थ्रू हैंड राइटिंग, और उसमें डॉक्टर साहब इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बातें करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम को मिस ना कीजिएगा। आपके लिए हर लम्हा और हर मरहला और हर अल्फ़ाबेट के पीछे बहुत एक पूरी एक उनकी रिसर्च, एक पूरी लॉजिकल रीजनिंग होगी जिस बेस पर वो आपको बताएंगे। और यकीन जानें कि ये सेशन जो होगा एक हमारे नाल स्टूडियो के ना सिर्फ बल्कि आपको तमाम चैनल्स में ऐसा इनोवेटिव और ऐसा ज़बरदस्त प्रोग्राम जो कि रीजनिंग बेस्ड हो, जो प्रॉपर फैक्चुअल हो, रियलिस्टिक हो, और उसमें कोई भी बात ऐसी जो ख़ुद से मन घड़त नहीं, वो प्रॉपर एक साइंस बेस उसका नॉलेज हो, तो वो डॉक्टर साहब हमसे शेयर करेंगे। और अभी हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जी, तो नाज़रीन, आज मेहमान ख़ास में जो ख़ास मेहमान है हमारे, मेरी मुराद डॉक्टर रफ़ीक डार साहब, जो कि एक फ़ेमस जो हैं वो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं। और आज का मैंने आपको कहा था कि हमारे प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं वो ये था कि पर्सनैलिटी जजमेंट थ्रू हैंड राइटिंग, यानी आप पर्सनैलिटी असेसमेंट करनी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं, वो ज़रूर डॉक्टर साहब हमसे शेयर करेंगे। लेकिन जो उसमें ख़ास कंटेंट जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है जी हैंड राइटिंग के थ्रू। डॉक्टर साहब, वैसे और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं न्यूरोसाइकोलॉजी में कि हम किसी की शख्सियत के बारे में, किसी के बारे में हम जज कर सकते हैं? वैसे तो आज हमारा टॉपिक हैंड राइटिंग का है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ओवरऑल बाकियों को भी जो है वो बाय नेम बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड उस पर रिकॉर्ड भी हम ज़रूर आपसे करेंगे आपके साथ। थैंक यू। वैसे जो सही टेक्निकल टर्म यूज़ होती है वो बेसिकली असेसमेंट का हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जजमेंट में और असेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो कई टेस्ट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए, जिसमें कुछ क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं, यानी जिसमें प्रॉपर आप एक स्केल यूज़ करते हैं, लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से फिर आपको पता चलता है। और कुछ सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जिसे हम प्रोजेक्टिव टेस्टिंग भी कहते हैं, जिसमें एक टेस्ट होता है जिसे हम थीमेटिक प्रिसिशन टेस्ट कहते हैं। उसके बाद HTP एक है, हाउस ट्री पर्सन एक टेस्ट है, ठीक है, तो वो भी उसमें कुछ ड्राइंग्स ड्रा की जाती हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल है जो आज हमने डिस्कस करना है, वो हैंड राइटिंग एनालिसिस है।
तो हैंड राइटिंग एनालिसिस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे आप किसी की पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, असेसमेंट में और जजमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या आता है दोनों में, बताइएगा। जजमेंट थोड़ा सा कैजुअल वर्ड है, ठीक है, जो हम एज ए इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी हम किसी को जज नहीं करते। असेस करते हैं। हाँ, जज होता है कि आपने ऐसे ही देख के ऐसे ही कुछ कह दिया, वो जजमेंट होती है, और जज करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप असेस करते हैं, जिस आम असेसमेंट। जुबान में कहते हैं जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली तो असेसमेंट जो होती है ना, वो किसी कानून कायदे के ऊपर होती है, किसी स्केल के ऊपर होती है, या किसी टूल यूज़ करके आप असेस करते हैं। सही। तो इसलिए हम असेसमेंट एक फॉर्मल वर्ड है रेदर दैन कि हम जजमेंट करें। तो डॉक्टर साहब, इस हवाले हाँ। से ज़रा बताइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम जो हैंड राइटिंग के थ्रू पर्सनैलिटी असेसमेंट करने जा रहे हैं वो कैसे करेंगे। देखें, ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है। हैंड राइटिंग एनालिसिस की आगे डिफरेंट डोमेन्स हैं। इस तरह जो पहली डोमेन है जिसमें हम हैंड राइटिंग में टेक्स्ट एनालिसिस भी होता है, यानी कि जो ABC या जिसे हम स्ट्रक्चर एनालिसिस कहते हैं, कि आप राइट कैसे करते हैं, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, उसकी एक अलहदा डोमेन है। फिर एक कंटेंट एनालिसिस है कि एक एक पर्सन जो है वो बाई चॉइस कुछ लिख रहा है, उसका कंटेंट बता रहा होता है किसकी ये पर्सनालिटी। तो उस कंटेंट की बेस पे भी हम उसको असेस कर सकते हैं। फिर कुछ शेप्स होती, यानी कि जो लोग एक टेक्स्ट नहीं लिख सकते, सपोज जिन्होंने कोई लैंग्वेज नहीं सीखी या इंग्लिश उर्दू कुछ भी नहीं सीखा, तो उससे आप फिर शेप्स भी ड्रा करवा सकते हैं। तो शेप के साथ भी एनालिसिस हो जाता है। फिर एक राइटिंग की एक और टाइप होती है जिसे हम डूडलिंग कहते हैं, यानी डूडल्स। बच्चे या स्टूडेंट्स बड़े, जब आप कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं, तो आप लेक्चर में से निकल के आप कुछ ड्रा करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम डूडलिंग कहते हैं। कि जो एब्स्ट्रैक्ट डूडल भी हो सकता है, आप कोई शेप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये एक लंबी साइंस है। तो मैं ये चाहूँगा कि आज हमारे इस प्रोग्राम में आप टेक्स्ट से तो स्टार्ट लें, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा ज़रूर इंट्रोडक्शन दें। नेक्स्ट एपिसोड तो हम ज़रूर बढ़ाते जाएंगे सिग्नेचर्स के ऊपर भी, डिफरेंट चीज़ों पे, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि आप टेक्स्ट से स्टार्ट लेकर हमें ज़रूर साथ इस हवाले से बताएं। आज हम चलें, अब टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो हम टेक्स्ट को पहले देख लेते हैं। अब टेक्स्ट में बहुत सी चीज़ें, तो अगर आप कहें तो मैं आज पहला जो हमारी क्लास है या सेशन, इसको हम एक सिग्नेचर के ऊपर देख लेते हैं। श्योर, और साथ अल्फ़ाबेट्स पे भी थोड़ा सा हमें ज़रा ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल। तो जब आप किसी भी सिग्नेचर को एनालाइज करते हैं ना, तो सिग्नेचर को एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पर्सन को देखना चाहें कि वो अंदर से कैसा है और दिखता कैसे है बाहर से, वो जो डिफरेंस है ना, वो आपको सिग्नेचर बताता है कि आप हो कैसे और लग कैसे रहे हो। तो वो जो डिफरेंस है ना, वो सिग्नेचर बताता है। लेकिन डॉक्टर साहब, बाज़ों का देखा जाता है कि लोगों के सिग्नेचर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, तो क्या वो भी एक डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी शो कर रहा होता है, या कि क्या उसका फैक्टर है कि कुछ के सिग्नेचर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, देखने में पर्सनैलिटी ऐसे लगती है कि बड़ी अपीलिंग और बड़ी ज़बरदस्त क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, इसका सिग्नेचर बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो इस हवाले से ज़रूर हमें उसमें मैं बताइए। आपको कुछ जो एलिमेंट्स हैं सिग्नेचर के, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिग्नेचर कैसे कैसे होता है और क्या क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा होता जी है। श्योर। देखते हैं, यूजुअली जब हम किसी से हैंड राइटिंग असेसमेंट करते हैं, तो हम उसको एक पेज देते हैं। एक वाइट पेज होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर लाइंस ना हो, ताकि वो इन्फ्लुएंस ना हो। फिर उसे कहा जाता है कि एनीथिंग यू वांट टू राइट, तो वो जब लिखता है, वो आपके लिए एक अच्छा सैंपल होता है एनालाइज करने के लिए। तो फिर आप उससे सिग्नेचर लेते हैं। अब सिग्नेचर का जो असेसमेंट करना है ना, वो उसकी लेटर ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक पेज है, इसके ऊपर आप कुछ भी लिख रहे हैं, ये लिखते जा रहे हैं, तो अब इस बॉडी के कंपैरिजन में सिग्नेचर को एनालाइज किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल, आप इस बॉडी के लेफ़्ट में लिखते हैं, सेंटर में लिखते हैं, ये इसकी लोकेशन होती है, कि लोकेशन का भी मीनिंग होता है। अब इससे पहले अगर मैं इस लोकेशन के ऊपर आऊँ, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टाइल है सिग्नेचर का, उससे आपको क्या पता चलता है। फॉर एग्जांपल, मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि आई हैव मैनी, फ़र्ज़ करें आपने एक लाइन लिखी। अब जो आप लाइन लिखते हैं, अगर आप सिग्नेचर बिल्कुल वैसे ही करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे सिग्नेचर कर दिया जिस तरह ये मैंने कर दिया, तो आपने उसी फॉन्ट में, उसी स्टाइल में सिग्नेचर किया। अगर आप सिग्नेचर ऐसे करते हैं
और ये तकरीबन 2% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे सिग्नेचर करते हैं, ओनली 2% पीपल। 98% चेंज करते हैं। वो अपने लेटर ऑफ बॉडी से चेंज करते हैं। अगर आपका सिग्नेचर लेटर ऑफ बॉडी के मुताबिक हो, एग्जैक्ट वैसे हो, तो इसका मतलब है कि आप बहुत एक ऑनेस्ट आदमी हैं। दैट शोज एन ऑनेस्टी कि आप जैसे अंदर से वैसे बाहर हैं। और अक्सर आपने ये देखा होगा कि ऐसे लोग, ऐसे सिग्नेचर आपको मिलते ही नहीं है जी, ना होने के बहुत बराबर। बहुत रेयर है। दैट मीन्स कि ऑनेस्टी का लेवल भी ऐसे ही है। अब अगली अगर हम बात करें कि आप जो सिग्नेचर की पोजीशन है वो कहाँ पे रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके लेटर ऑफ बॉडी था। अब आप दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसकी पोजीशन कैसे रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिग्नेचर लेफ्ट साइड पे करते हैं, यहाँ पे आप सिग्नेचर करते हैं, तो दैट शो कि आप बहुत इंडिविजुअल सोच के आदमी हैं। आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप डिपेंड नहीं होना चाहते, सेल्फ सेंटर्ड है। सेल्फ सेंटर्ड है। और आप सेल्फ मेड हो सकता हो, आप इसके ऊपर आपका बिलीव हो और आप किसी के ऊपर डिपेंड ना होना चाहते हो, तो ये वो अप्रोच शो करती है। और अगर इसी तरह आपका सिग्नेचर राइट साइड पे है, यहाँ पे, तो ये डिपेंडेंसी को शो करता है कि आप कितने डिपेंडेंट है। हाँ, आपने एक चीज़ याद रखनी कि आपने जो राइटर है उसको आपने फोर्स नहीं करना कि सिग्नेचर कहाँ पे करने। अब समटाइम ये होता है ना कि आपको एक कोई परफॉर्मा दिया होता है जिसके ऊपर आपने साइन करने होते, तो वो ऑलरेडी जगह एक एलोकेटेड होती, तो वो फिर मजबूरन वो वहीं पे करेगा। बट अगर आप उसको चॉइस देंगे फिर वो कहाँ करता है, तो फिर आप उसको असेस कर सकते हैं, तो उसमें फिर बायसनेस नहीं होती। इसी तरह ये ऐसे लोग होते हैं जो ग्रुप्स को पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना भी चाहते हैं, सोशल हैं, तो उनका लिंक्स बड़ा डिफरेंट होता है। और अगर इसी तरह अगर आप सिग्नेचर जो है वो मिडल में करते हैं, सेंटर में करते हैं, तो दैट शो अ डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी। क्या आप ग्रुप टीम एफर्ट भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। हाँ, आप गिव एंड टेक की बात करते हैं। गिव एंड टेक वाली सोच होती है कि आप करेंगे तो ऐसे मैं करूँगा, इतना आप करेंगे तो इतना मैं करूँगा। और ये अडॉप्टेबिलिटी के हवाले से हर जगह अडॉप्टेबल होते हैं, नेगोशिएशन में बहुत अच्छे होते हैं। अब ये बंदा नेगोशिएशन में उतना अच्छा नहीं होता, ये अडॉप्टेबल, हर सिचुएशन में अडॉप्ट करना सीख जाता है, हर कल्चर में कहीं पे भी जाएगा, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला प्रिंसिपल आप इसको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज आपने किया। हाँ, फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो डिफरेंट, उसका जॉब ऐसी हो कि वो डिफरेंट कल्चर्स में जा रहा हो, डिफरेंट लोगों से मिल रहा हो, तो आपको ऐसा बंदा चाहिए। आपको ऐसा बंदा नहीं चाहिए होगा हाँ, जो वैसे ही पहले बहुत जिद्दी है या इनर्ट है, वो अपने ऊपर खुद इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो ये लोकेशन के लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस है कि आप कहाँ पे करते हैं। फिर अगर इसी तरह आए, तो अगर हम थोड़ा सा साइज के हवाले से बात कर लें, अगर हम साइज के हवाले से बात करें तो साइज, इसके डिफरेंट साइज वेरी करते हैं सिग्नेचर्स के। अगर आप इसको सब्जेक्टिव वाइज अगर आप 3 क्लासेस में डिवाइड कर लें कि एक सिग्नेचर जो हैं वो वेरी स्मॉल हैं, फिर इसी तरह स्मॉल हैं, फिर लार्ज हैं। तो फॉर एग्जांपल वो लोग जो बड़े स्मॉल सिग्नेचर करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा ऐसे सिग्नेचर कर दिया, उनको इनसिक्योरिटीज होती हैं, दे मे हैव सर्टेन फियर्स, वो अपने आप को समेटना चाहते हैं, समेटना चाहते हैं, और शाइनेस उनके अंदर है, ठीक है, वो सोशल कम होंगे, उनकी सोशल लाइफ बहुत कम है, उनके फ्रेंड्स कम होंगे। अच्छा, इनको दूसरे अल्फाज में मीस नहीं कह सकते हैं? खैर ये शायद हालांकि अब सूट ना करें, मैंने वैसे ही अजराए मजाक है, शाइनेस का, शाइनेस है, टिमिड नेचर के माइजरी को इंडिकेट करता है। अगर आप बहुत छोटा सिग्नेचर कर रहे हैं तो आप हो सकता है माइजर हो, कंजूस हो सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप थोड़े से आपके स्मॉल सिग्नेचर हैं, हो सकता है कि आप कंजूसी से इकोनॉमिकल हो, आपकी थिंकिंग इकोनॉमिकल हो, कि आप चीज़ों को सेव करके रखना चाहते हो, लिमिटेड किस्म की आपकी फ्रेंडशिप होगी, लिमिटेड आपके सोशल सर्कल में लोग होंगे।
ठीक है। हाँ, आप फजूल खर्च नहीं होंगे, ठीक है। बड़े कीन माइंडेड लोग होते हैं ये वाले। इसमें डॉक्टर साहब मेरे सिग्नेचर बड़े हैं, जिस तरह आज एक वर्कशॉप भी आपने जब कंडक्ट की तो उसमें क्या फाइंडिंग्स हैं कि जो सिग्नेचर बड़े करते हैं? हाँ, मैं उधर ही आ रहा था कि जो लोग सिग्नेचर बड़े करते हैं ना, दे आर मोर सोशल, ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है कि वो कहीं ज़्यादा बड़े तो नहीं है, इनके समटाइम ज़्यादा बड़े हों तो वो ज़्यादा सोशल, थोड़ा सा फजूल खर्ची का भी ट्रेंड आ सकता है उसमें। सही। तो ज़्यादा सोशल होने से आप में फ़र्ज़ करें एक सिग्नेचर ये ऐसे हैं, इतना बड़ा साइन है, ठीक है, यानी कि आधे पेज के ऊपर साइन आ गया, तो दैट शो कि आप बड़े एक्सट्रोवर्ट हैं, आप सोशल हैं। तो ऐसे लोगों का एक और कंपोनेंट आता है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत होती हैं। अब दिस इज़ अ कॉमन सेंस, दिस इज़ अ साइकोलॉजी कि अगर आप में सोशल स्किल्स हैं तो लीडरशिप तो आएंगी, क्योंकि आपका मिलना जुलना दूसरे लोगों के साथ है। बिल्कुल ऐसे। तो ये आपका जो सोशल स्किल्स हैं इसका ताल्लुक डायरेक्ट लीडरशिप के साथ है। तो आप बड़ी पोजीशन पे भी जा सकते हैं, आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है, आप बहुत सी बड़ी चीज़ों को ग्रैब भी कर सकते हैं, बड़े लॉस को आप बर्दाश्त करने की आप में एबिलिटी होती है, आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क टेकिंग में आपका जो है वो बहुत अच्छा ये पर्सनालिटी उनकी। तो ये साइज़ के हवाले से। इसी तरह अब सिग्नेचर में जो एक और चीज़ होती है जिसमें हम स्लांट कहते हैं कि सिग्नेचर का आपका स्लांट क्या है। फॉर एग्जांपल आपकी लेटर बॉडी ऐसे आ रही है, ठीक है, आप बिल्कुल राइट पे ऐसी आपकी हैंड राइटिंग है, बिल्कुल हेड रूल्ड आप लिख रहे हैं, सिग्नेचर आपके ऐसे आ जाते हैं, फर्ज करें ये, यानी कि इसका अपवर्ड स्लांट है। सही। जो अपवर्ड स्लांट में होते हैं दैट शो मोटिवेशन, मोटिवेटेड लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक, कुछ करना चाहते हैं, दे हैव बिग ड्रीम्स। और इसी तरह अगर आपका सिग्नेचर डाउनवर्ड जा रहा है ऐसे, दैट मे काइंड ऑफ सैड थिंग्स एंड पेसिमिस्ट हैं, पेसिमिस्टिक अप्रोच है, तो ये इसका स्लांट इंडिकेट करता है। तो ये वाला जो है ये मोटिवेशन को इंडिकेट करता है। और ये बड़ा कॉमन सा स्टाइल है कि आप ज़रा स्टाइल पे लिखते हैं, ये ज़रा डिफरेंट स्टाइल। और उसके अलावा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सिग्नेचर का जो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वो होता है अंडरस्कोर। फॉर एग्जांपल आप कोई सिग्नेचर ऐसे कर रहे हैं और नीचे आप अंडरस्कोर लगाते हैं, जहां जहां पे आपको अंडरस्कोर नजर आता है, जहां जहां पे भी जिन सिग्नेचर, दे शोज एन अटेंशन सीकिंग, अटेंशन सीकर हैं, जो हाँ, चाहते attention हैं seeker, जो चाहते हैं कि इम्पोर्टेंस लोग दी जाए, हमें इंपॉर्टेंस दी जाए। और अब फिर ये लाइन जो अंडरस्कोर अगर डीप हो, गहरा हो, ये इवन डिटर्मिनेशन को शो करता है, कॉन्फिडेंस को शो करता है, तो कॉन्फिडेंस उसमें ज्यादा, यानी दोनों एस्पेक्ट हैं। अगर नॉर्मल सिर्फ अंडरलाइन हाँ, है तो अटेंशन सीकर है, हाँ, अगर बोल्ड है तो वो साथ ही साथ डिटर्मिन्ड है। एग्जैक्टली। इसी तरह अगर अंडरस्कोर के साथ साथ कोई हुक आ जाता है, यानी कि ऐसे हुक जो है वो इंडिकेट करता है कि आपकी जो नेचर है वो ग्रैबिंग है, आप चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, हर चीज़ को आप समेटना चाहते हैं अपने लिए, ठीक है। हुकी स्टाइल इसको सिग्नेचर को कहते हैं। तो इस तरह अगर हुक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सिग्नेचर ऐसे भी होते हैं, मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने क्वेश्चन किया है, जिसमें लोग कोई सिंबल स्टैरिक भी यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली, वो भी हाँ, बताइए। अगर आपके सिग्नेचर में कोई स्टैरिक आ रहा है या कोई और इसी तरह की कोई स्माइलीज हैं, ठीक है, तो ये आर्टिस्टिक नेचर को शो करता है। कोई स्टैरिक डाल दिया तो ये आर्टिस्टिक नेचर को, वो बंदा कोई ना कोई किसी न किसी आर्ट को जरूर पसंद करता होगा, जिसकी वजह से उसके वो डिपिक्ट हो रहा है उसके सिग्नेचर हाँ, के हम अंदर। ये नहीं कह सकते कि वो कौन सा आर्ट हो सकता है, वो किसी और तरह से आप असेस जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लग रहा होता है कि इसमें ये खूबी है कि आर्ट को पसंद करता है। इट कैन बी अ म्यूजिक, इट कैन बी पेंटिंग, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि वो आर्ट लवर जरूर है। तो ये स्टेरिक वगैरह उस तरह, या अगर आप कोई अल्फ़ाबेट सिग्नेचर में यूज़ कर रहे हैं तो कोई एडिशनल आप बनाना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपने ए ऐसे लिख दिया, ठीक है, फ़र्ज़ करें अकरम था तो वो सिग्नेचर करते हुए ऐसे कर रहा, उसने ऐसे किया, तो दिस आल्सो शो एन आर्टिस्टिक नेचर, यानी कि आई को करते हुए आई को ऐसे कर दिया, अच्छा डॉट लगा दिया, ये भी उसको आर्टिस्टिक नेचर को शो करता। तो ये स्टेरिक, हाँ, अगर कोई डबल डॉट लगाता है, कोई स्माइलीज लगाना चाहता है, ये ह्यूमरस नेचर को इंडिकेट करता है,
कि यू बिलोंग टू लाइक ह्यूमरस एंड आप फन को पसंद करते हैं, तो ये इस तरह की इंडिकेशंस देता है। इसी तरह अगर आप सिग्नेचर में एक दो और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। सिग्नेचर के साइज की भी बात होगी, अंडरस्कोर की भी बात होगी और स्लांट की भी बात होगी। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये बड़ा सेंसिटिव इशू मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सिग्नेचर करते हैं और सिग्नेचर को आप सेंटर से कट कर देते हैं, तो ये बेसिकली बहुत डिप्रेसिव साइन को इंडिकेट करता है। क्या आपने सिग्नेचर दरमियान में क्रॉस किया? दरमियान में क्रॉस किया। ये यानी डिप्रेसिव साइन को, इट कैन बी सुसाइडल थिंकिंग। हाँ, तो इस लेवल तक। वो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट सुसाइडल थिंकिंग शो कर रहा है? यानी कि आप जहाँ पे सिग्नेचर एंड करते हैं और वहीं से बैक अगर आप क्रॉस करते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये सुसाइडल थिंकिंग शो करता है। कैन बी ये ना हो कई लोग पहले सोच लें। हाँ, नहीं, इट कैन बी। अगेन मैं ये भी थोड़ा सा डिस्क्लेम कर दूं कि जितनी भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती ना, वो एक प्रोजेक्टिव टेस्टिंग होती है। हम उसको इसीलिए असेसमेंट कहते हैं, हम उसको डायग्नोज नहीं कर रहे होते कि ये बिल्कुल ही पक्की बात है, हम ऐसे नहीं कह रहे जितनी, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम चीज़ को इवन कंफर्म भी नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि दिस पर्सन मे हैव दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, तो हम मे का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, बिकॉज ये कोई बायोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं है कि जिस तरह कोरोना पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बेसिकली ये वाली जो टेस्टिंग है ये एक ट्रेंड बताती है। आपके पास एक सर्टेन साइंटिफिक डेटाबेस होता है, उस बुनियाद पर हाँ, उसमें आप ट्रेंड देते हैं कि दिस पर्सन मे हैव दिस काइंड ऑफ थिंग, तो ये वो वाला सीन है। इसी तरह अगर आपका ये जो स्कोर है यानी कि लाइन है, ये आपके सिग्नेचर के ऊपर आ जाती है, यानी कवरिंग शेप में, लाइक ऐसे कि जो लोग ऐसे सिग्नेचर करते हुए ऐसे करते हैं, तो ये सेल्फ प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। यानी एक उन्होंने एक अपने गिर्द घेरा शेल बना लिया। हाँ, सेल्फ प्रोटेक्शन को इंडिकेट। ऐसे लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने में प्रायोरिटी देते हैं कि बस हम प्रोटेक्ट रहे हैं, अगला जैसा भी हो वी डोंट बॉदर। हम सेल्फ सेंटर्ड भी नहीं बोल लें। हाँ, तो ये सेल्फ प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो इसी तरह अगर सिग्नेचर के, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली। तो इसमें डॉक्टर साहब एक और भी बताइएगा कि फॉर एग्जांपल अगर वो क्रॉस ऐसा है कि जो अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड आ रहा है, उसके भी बारे में कोई इंडिकेशन होती है सिग्नेचर के अंदर? नहीं, एज सच वो एक ही क्रॉस है कि अगर आप क्रॉस करते हैं तो वो इंडिकेशन है। हाँ, अगर डाउनवर्ड है तो वो अटेंशन सीकिंग है, अगर मिड में क्रॉस है तो वो डिप्रेसिव साइंस को इंडिकेट करता है। फिर इसी तरह डॉक्टर साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जब सिग्नेचर कुछ लोग करते हैं वो अपना पहला अल्फ़ाबेट कभी कैप्स में कर दिया, या वो क्या करते हैं कि अपना सर नेम प्रोमिनेंट कर दिया, कुछ सर नेम डिस्कस नहीं करते, कुछ सिग्नेचर के दो हिस्से जोड़ते हैं, कुछ सिंगल नेम यूज़ करते हैं, इसमें क्या है? मैं आता हूँ उधर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि यूजुअली बहुत से लोग जो है ना वो अपने सिग्नेचर अपना नाम लिख देते हैं। फ़र्ज़ करें कोई असलम है तो वो अपना असलम लिख देता, तो ये बड़े सिंपल लोग होते हैं। ये तो आपने पहले डिस्कस किया ना, ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, या नहीं, वो मैंने लेटर ऑफ बॉडी के साथ वो डिस्कस किया था। लेकिन अगर कोई अपना नाम बिल्कुल ऐसे ही लिख देता है, फिर इसी नाम को लिखते हुए अगर कोई आदमी अपना पहला नाम, जिसे फर्स्ट नेम कहते हैं, फर्स्ट नेम के पहले लेटर को बड़ा प्रोमिनेंट करता है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस को शो करता है। फर्ज करें ये असलम है तो ऐसे ये ए उसने बहुत बड़ा प्रोमिनेंट किया, तो ये कॉन्फिडेंस को शो कर रहा। अगर इसको इतना नहीं प्रोमिनेंट करता, अपने फैमिली नेम को कर देता, फर्ज करें उसका नाम असलम खान है, तो असलम ऐसे लिखने के बाद खान को वो बड़ा कर देता। इसका मतलब है कि वो फैमिली पे बड़ा घुमंड है उसे। हाँ, फैमिली के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ, फैमिली को ज्यादा लेके चलता है साथ, फैमिली के बगैर शायद वो अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा। जो लोग अपने नाम को ज्यादा बड़ा करते हैं, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट नेचर। जिस तरह डॉक्टर साहब मैं अज़राए मज़ाक बताऊं कि जैसे ये रीमा मीरा वगैरह ये अपने नाम के साथ अमूमन खान इसलिए लगाते हैं कि शायद बॉलीवुड में एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस के साथ लगे हैं, शायद वो सर नेम उनको प्रोमिनेट करता है, ये डोमिनेट करता है। कहीं ना कहीं हर इंसान अपने आप को कोप कर रहा होता है कि मैं कैसे वहां पे पहुंच जाऊं, तो वो समटाइम ऐसे होता है। तो इसी तरह
अगर आप अपने नाम, अपना सिग्नेचर बड़े छोटे लेटर से स्टार्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें कोई मिस हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, सादिया से कर लें। सादिया, मिस सादिया, तो फ़र्ज़ करें वो एस स्मॉल लिखती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है शी इज़ लैकिंग कॉन्फिडेंस। या अगर किसी और तरीके से भी वो साइन करते हैं, यानी कैसे, शी इज़ लैकिंग कॉन्फिडेंस। एस बड़ा इंडिकेट कर रहा है कॉन्फिडेंस को, प्राउडनेस को, कि आप अपने ऊपर बड़ा बिलीव है आपका। तो इस तरह सम टाइम एक और मैं इंटरेस्टिंग, मुझे एक चीज़ याद आ गई कि सिग्नेचर के अंदर अगर कहीं पे जब लूप बन रहा होता है ना, लूप, फॉर एग्जांपल कि आप सिग्नेचर को इस तरह कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ आ रही, यानी कि आप ये सिग्नेचर ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पॉइंटेडनेस ज़्यादा आ गई। जहाँ पे पॉइंटेडनेस ज़्यादा होती है ना, वो एंग्जाइटीज़ को शो करता है। यानी कि अगर आप ये यहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा आ रहा है, आपने इसको राउंड कम किया, तो राउंडनेस बेसिकली प्लायबिलिटी और फ्लेक्सिबल नेचर को इंडिकेट करता है कि अगर आप कहीं जो जहाँ पे भी राउंडनेस बन रही है, वो राउंडनेस अगर ज़्यादा है, यानी जो पीक नैरोअर आ रही है, हाँ, पीक जो आ रही है वो नैरोअर आ रही है, तो वो बेसिकली एंग्जाइटीज़ को शो करेगा। ठीक है, दिस पर्सन मे बी मोर प्रोन फॉर एंग्जाइटीज। तो इसी तरह दीज आर द डिफरेंट डायनामिक्स ऑफ द सिग्नेचर। इसके अलावा आपका और कोई सिग्नेचर में क्वेश्चन है तो अदरवाइज हम नेक्स्ट जो है वो उसमें मैं चाहूँगा थोड़ा सा डॉक्टर साहब इसमें आज थोड़ा सा टच भी है राइटिंग फॉन्ट स्टाइल के हवाले से भी अगर दे दें। अब उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं कि आप हैंड राइटिंग के और कौन कौन से एलिमेंट्स हम देख सकते हैं। उसमें देखें कि हम हैंड राइटिंग में प्रेशर देखते हैं। प्रेशर बेसिकली एनर्जी को इंडिकेट करता है, आप किस प्रेशर से लिख रहे हैं। वो लो प्रेशर हो सकता है, हाई प्रेशर हो सकता है, मीडियम प्रेशर हो सकता है। तो हम प्रेशर के ऊपर भी अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद ये कि आपकी जो लेटर का साइज़ है, आप जो राइटिंग करते हैं उसका साइज़ कितना है, फिर किस जोन में लिखते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि इंग्लिश में 3 जोन्स होते हैं। ये आप 4 लाइंस अगर आप कंसीडर करें, कुछ लेटर अपर जोन में आते हैं, कुछ जिस तरह लोअर, जिस तरह जी है ये लोअर जोन का लेटर है, कुछ मिडल जोन जिस तरह ए है, सी है, ई है, ये मिडल जोन है। तो आप किस जोन में ज़्यादा फोकस करते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को, फिलोसफिकल थिंकिंग को इंडिकेट करता है। इसी तरह अगर आपकी स्पीड है हैंड राइटिंग, वो भी आपकी एक एरिया ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। अगर आप ज़्यादा स्पीड में लिखते हैं तो लाइक आप फास्ट थिंकर हैं, अगर आप स्लो लिख रहे हैं तो आप जो स्लो थिंकर हैं। जो फास्ट थिंकर होते हैं दे आर मोर प्रोन फॉर एक्सीडेंट्स। इसी तरह इसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल से अगली क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, जरूर, ठीक है, ताकि हम सिर्फ स्पीड को हम फोकस करें कि स्पीड ऑफ राइटिंग कितनी किस्म की होती, वो क्या क्या चीज़ इंडिकेट करती। सही, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और उम्मीद है कि ये जो इस वक्त हमने हैंड राइटिंग के हवाले से प्रोग्राम का पहला हिस्सा था, सिग्नेचर के ऊपर आज हमने बात की, और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल और इसी तरह जो डिफरेंट मोड्स ऑफ हैंड राइटिंग हैं उसके थ्रू जजमेंट कैसे की जा सकती है, असेसमेंट कैसे की जा सकती, क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम जजमेंट नहीं असेसमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम वो भी करेंगे। और अब हम अपने प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो है इसके अंदर वो उसका आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, डॉक्टर साहब आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मुख्तलिफ़ लोगों को स्ट्रेस की वजह से एंग्ज़ाइटी है, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली स्लीपिंग पिल्स का यूज़ बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आप लाजमी बात है कि आप जब न्यूरोसाइकोलॉजी को डील करते हैं तो इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिन फैक्टर्स को हम मिनिमाइज़ करके एंग्ज़ाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को कम कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन। जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली एक चीज़ है कि जितने भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं ना, उनकी एट अ टाइम कोई एक रीज़न नहीं होती, मल्टीपल रीज़न है। मल्टीपल। किसी भी को अगर कोई स्ट्रेस है ना, तो एक आध अगर स्ट्रेस होगी तो वो एक एज ए ह्यूमन बीइंग वो कोप कर सकता है, वो कोप कर भी रहा होता है, उसे समटाइम उसको इग्नोर कर देता है। बट व्हेन यू हैव अ मल्टीपल टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स, तो फिर आपकी वो बस में नहीं रहता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करना है कॉन्शियसली कि आपका स्ट्रेसर है क्या।
आपने टेक्निकली उसको मैनेज करना है। आप एक एक करके मैनेज करें। फॉर एग्जांपल एट अ टाइम जिस तरह आपने कोरोना में अगर आप देखें तो लोगों के जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो ज़्यादा थे, लोगों के लॉसेस हुए, इकोनॉमिकली लोग जो है बिजनेस वो कोलैप्स हो गए, बिजनेस कई कोलैप्स हो गए। प्रॉब्लम्स आए। तो जो मैंने देखा है कि जो फाइनेंशियल लॉस होता है ये अच्छा खासा स्ट्रेसर होता है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ, इससे बड़े बड़े भी स्ट्रेसर हैं, लाइक अगर आप साइकोलॉजी को देखें तो सबसे जो बड़ा स्ट्रेसर काउंट होता है ना, वो आपके स्पाउस का लॉस होता है। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से स्पाउस के लॉस से भी ज़्यादा जो इश्क में नाकामी है ना, हमारी नौजवान नस्ल का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला है। इसमें जी क्या बिल्कुल, कहेंगे? जी बिल्कुल, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इसमें कई केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स होती सुसाइड्स हैं बहुत हुए हैं, कि क्योंकि तुम्हारी खातिर तारे हाँ, तोड़ के ले आऊँगा, वो तो लाता नहीं लेकिन वो सुसाइड कर लेती है। ये स्लीपिंग पिल्स, ये क्या वजह है कि लोग स्लीपिंग पिल्स की तरफ जाते हैं, या स्पेशली या इसके अलावा जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं ये साइकोलॉजिकली कमज़ोर लोग होते हैं या कि इतने इमोशनल होते हैं कि उसके लिए कर गुजरते हैं? देखिए ये अगेन वही बात है कि इसका कोई एक फैक्टर नहीं होता। अगर कोई सुसाइडल थिंकिंग की तरफ जा रहा है तो उसका कोई एक फैक्टर नहीं होता। एक डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काटता हूँ। एक लड़का है, हमारी नौजवान नस्ल को सबसे ज़्यादा मैंने बताया यही स्ट्रेस है कि अगर उसको एक जगह फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप उसका ब्रेक हो गया है, ख़त्म हो गया, अब उसको शदीद स्ट्रेस है। ये नौजवान नस्ल जो हमारी देख रही होगी यकीनन इस सवाल को के बारे में ज़रूर जानना चाहेगी। उसका ब्रेकअप हो गया है, ख़त्म हो गया सिलसिला, तो डॉक्टर साहब उस टाइम पर उसको स्ट्रेस को कूप अप करने के लिए क्या करना है? अब इसमें ये है कि अगेन देखें, अगर सिर्फ जो आप कह लें कि रिलेशनशिप में नाकामी की वजह ही सुसाइडल थिंकिंग है, तो फिर हर उस बंदे को सुसाइड करना चाहिए जिसका रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता। इसका मतलब फिर ऐसे नहीं है कि हर बंदा ऐसे नहीं कर रहा होता। इसका मतलब है उसके पीछे को और फैक्टर भी होते हैं। हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी ऐसे ना हो, उसकी ऑलरेडी एक बंदे की ऑलरेडी डिप्रेसिव पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। अब डिप्रेसिव पर्सनैलिटी है, साथ फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, साथ उसका ब्रेकअप भी हो गया है, तो देन वो चीज़ें कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती हैं, मल्टी फैक्टोरियल हो गया। एग्जैक्टली। तो मैंने इसीलिए बताया कि कोई एक रीज़न पीछे नहीं होती। हो सकता है उसमें न्यूट्रिशन का फैक्टर हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक थोड़े से टॉपिक से हट रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम एस्ट्रोसाइकोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोसाइकोलॉजी का मतलब ये है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के साथ सर्टन प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो डिप्रेसिव इश्यूज हैं ना, वो ज़्यादा उन लोगों में होते हैं हु आर बॉर्न फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। यानी कि दीज पीपल आर मोर प्रोन फॉर डिप्रेसिव साइंस। अगर ये एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली जी, ये साइको एस्ट्रोलॉजी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि इफ़ यू आर बॉर्न फ्रॉम नवंबर टू फेब, यू आर मोर प्रोन फॉर डिप्रेसिव साइंस। और ऐसे लोगों को अगर कोई और झटका लगे तो वो दे आर मोर प्रोन फॉर हैविंग सच काइंड ऑफ इश्यूज। तो आपने ये चीज़ भी देखें, ये भी एक नवंबर फैक्टर में है। आपने इस खाते में डाल दी है। लेकिन ये कि उसको कोप करने के लिए सर्टन इश्यूज भी हैं, उसको हम डील भी कर सकते हैं। कि ऐसे लोगों का मेरा मशवरा है कि वो ज़रूर लोग सोच रहे होंगे कि जो नवंबर से फेब में बॉर्न हुए हैं वो स्पेशली इन्हीं महीनों में आके ज़्यादा सैड फील करते हैं। ये अगर वो ज़रा नोट करेंगे तो उनको थोड़ा सी इंडिकेशन आएगी। हाँ, इसको आप मैनेज करने के लिए कि इन दिनों आप ज़्यादा धूप लें, विटामिन डी ज़्यादा ग्रैब करें, क्योंकि जब आप पैदा इन दिनों में होते हैं ना, तब दिन का टाइमिंग जो है वो शॉर्ट होता है, सनलाइट बहुत कम होती, जिसकी वजह से लैक ऑफ विटामिन डी होता है, जिसकी वजह से एक ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, वो कम पैदा होता है, विच गिव्स यू द हैप्पीनेस। तो वो जो आपकी पहले सालों की जो ग्रूमिंग है ना, वो बाद में रिफ्लेक्ट हो रही होती। तो ऐसे लोग इन दोनों में अपने विटामिन डी को बूस्ट करें। आप सनलाइट की तरफ जाएं, आप कोई फ्रूट में कोई या वेजिटेबल या खाने पीने में ऐसी चीज़ें ऐड करें जिससे आपका विटामिन डी बेहतर हो रूटीन में। तो आप इस तरह की अगर आप स्ट्रेटजीज़ को अपनाएंगे तो आप ऑब्वियसली आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ है। बाकी सबसे पहले देखें, हम ये बड़ा आसान होता है कि हम किसी को भी ऐसे ही डिसऑर्डर स्टिग्माटाइज कर देते हैं कि यार इसको डिप्रेशन है, या बंदा खुद कह रहा होता है जी मुझे डिप्रेशन है।
उसकी वैसे क्या अलामात हैं साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसकी अलामात क्या हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वाक़तन ये बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है? हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा अलामात भी हैं और उसका टाइम ड्यूरेशन भी है कि अगर आप मोर देन 6 मंथ्स अगर आप इस कंडीशन में हैं कि आपको कोई दिल नहीं करता काम करने को, आप बिल्कुल ही स्टक होके रह रहे हैं, आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है, आपको ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही या आपको मरने का ऐसे दिल करता है, सुसाइडल थिंकिंग हो सकती हैं। तो अगर आपकी कंडीशन मुसलसल 6 माह तक ऐसे तो फिर आप उस डिप्रेशन की तरफ होते हैं। अदरवाइज़ बहुत से लोग इवन सैडनेस को डिप्रेशन कह रहे होते हैं। तो इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसको समझना कि क्या डिप्रेशन इसके लिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है डिप्रेशन के लिए? जी, इसके लिए आपके पास साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी है, बायोलॉजिकल टेस्टिंग भी है। तो लाइक साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके पास एक सर्टेन क्वेश्चनियर्स होते हैं, उससे वो असेस कर लेते हैं। अगेन असेसमेंट होती है उनकी। इस तरह बायोलॉजिकल बहुत सी प्रोटीन्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जिस तरह सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया है, तो वो भी आप बायोलॉजिकली भी इसी तरह डॉक्टर साहब जिन लोगों को रात नींद नहीं आती और अमूमी तौर पर उनको स्लीपिंग पिल्स भी लेना पड़ती हैं, तो उनके लिए क्या एक तरीक़ेकार है कि वो एक बेहतरीन नींद सो सकते हैं बग़ैर मेडिसिन के? साल हो गए मेडिसिन खाते हुए, या कुछ अभी हमारे यंगस्टर्स भी हैं जिनको डॉक्टर्स रेकमेंड कर देते हैं फ़ौरन कि आप ये स्टार्ट कर दें, तो क्या करना चाहिए इसके लिए कि एक कुदरती नींद ली जाए? वेल मैं ये नहीं कहता कि एक सर्टेन टाइम पॉइंट पे आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप नहीं लेंगे तो वो हो सकता है कि फिर आपको ज़्यादा देर के लिए खानी पड़ जाए। तो इनिशियली हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए आपको ज़रूरत हो। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि आपको डिले नहीं करना चाहिए। येस, मेडिसिन के अलावा साथ-साथ और भी डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। जिस तरह आप न्यूट्रिशन को इंटीग्रेट करते हैं कि सर्टन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में एक सर्टन फूड एंड वेजिटेबल्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ। बच्चों में इम्तिहानात आ रहे हैं, बहुत डिप्रेशन है, परेशानी है, तैयारी नहीं है, कोविड में पढ़ नहीं सके, और उन दिनों स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए एग्ज़ाम्स के एतबार से कि अपने स्ट्रेस लेवल को वो कोप अप कर सकें, कम कर सकें? अगेन वही मैं आपको बात करूँगा कि आप बच्चों को मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। डेली वो थोड़ा बहुत फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करें, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स पर यानी ध्यान स्पोर्ट्स दें। पे आप बिल्कुल आप ध्यान दें, चाहे वो आधा घंटा आप इनडोर कुछ स्पोर्ट्स कर लें, लेकिन कोशिश करें कि आप डेली थोड़ा सा पसीना ज़रूर लें। जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है ना, इससे एक ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन रिलीज़ होती है जिसे ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं। तो उससे ये होता है कि आपकी कॉग्निशंस बेहतर होती हैं, आपकी लर्निंग और मेमोरी बेहतर होती है। तो ये एक तरीका है। दूसरा है कि आप न्यूट्रिशन पे फोकस करें। आप ऐसी न्यूट्रिशन ना लें जिसमें ऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हों, जिस फॉर तरह एग्ज़ाम्पल जंक फूड है, इससे अवॉइड करें। यानी आप जो हमारी यूथ है स्पेशली जो जंक फूड पर ही बिलीव करती है और बर्गर शवारमास के अलावा हमें कोई और आइटम नज़र नहीं आती, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो इसको एग्रीवेट कर रहा है। जी, तो इसमें आप बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड के ऊपर रहें। आप ऐसी फूड लें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, क्योंकि जब आप एक मेंटल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, मेंटल एक्टिविटी जब आप कर मैं आपको सादी-सादी फूड सजेस्ट कर देता हूँ। अगर आप मेंटल एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, तो आपके ब्रेन में ऑक्सीडेंट्स बहुत पैदा होते हैं एज़ ए वेस्ट मटीरियल। तो उनको डिटॉक्सिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए जो न्यूट्रिशन में चीज़ यूज़ होती है उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीऑक्सीडेंट जिस तरह आप कैरेट का यूज़ करें, आप लेमन विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सही स्ट्रेस किलर है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं आपको नहीं जा रहा कि आप बादाम खाएं, आप काजू खाएं, या आप वो कौन सा महंगा सा ड्राई फ्रूट है वो जिसको चलगोज़ा जिसके जी, हाँ, दीदार कोई इस वक्त काफ़ी मुश्किल हो गया एग्जैक्टली जो कि वो एक नंबर्स में मिलता है। मैं है। उधर नहीं जा रहा, बिल्कुल आपको होममेड चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आप पानी का इस्तेमाल। सबसे सस्ता तरीन जो एंटीऑक्सीडेंट है ना, वो वाटर है, सबसे सस्ता। और हम सर्दियों में बिल्कुल भी पानी नहीं हाँ, पीते। भूल जाते हैं क्योंकि आपको पसीना नहीं आ और रहा। यही वजह है फिर हाँ, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ब्लड थिक होता है, फिर उसके लिए आप एस्प्रिन यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने पानी को रूटीन में वैसे ही पीना है जैसे आप गर्मियों में पी रहे हैं। आपने अराउंड 12 गिलास आपने डेली यूज़ करना है। और हम शायद दिन में आधा ग्लास भी सर्दियों में नहीं पीते। एक ये चीज़ आप कंटिन्यू करें। विटामिन सी जिस चीज़ में है, फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स में ज़्यादा विटामिन सी होता है। और आपके लिए ब्लेस्ड है कि सर्दियों में दस्तयाब है, और बड़े इकोनॉमिकल है, माल्टा वगैरह फ्रूटर। हर क्लास का लोग आप ये खा, ऐसा फ्रूट है आप खा सकते हैं। फिर अगर आप वेजिटेबल्स को प्रेफर करें, देखें वेजिटेबल्स में
अगर आप कैप्सिकम, बेल पेपर जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें, बंद गोभी का इस्तेमाल, उसमें इंतहाई विटामिन सी है और सैलड का यूज, सैलड में यूज होती है। और फिर अगर आप फ्रूट की बात करें तो गावा जो है, आई विल रिकमेंड, अमरूद को मैं रिकमेंड करूंगा, आपके स्टमक को बहुत बेहतर बनाता है। स्टमक है, विटामिन सी उसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप फिजिकल एक्टिविटी, हाइजेनिक फूड और पानी का इस्तेमाल आप करें, और अपनी जो टाइम टेबल है ना उसको कंप्रोमाइज़ ना होने दें। आपने काम किया तो देन गो फॉर एनीथिंग एल्स। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी देखा जाता है डॉक्टर साहब, आइडल माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। बहुत सारे लोग फ्री रहना भी पसंद करते हैं, उससे भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस पैदा होती है। दूसरी तरफ लोग ओवर एक्सर्शन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके दिमाग पर अगर एक भूत सवार है काम का, वो जुनून है, वो भी, दोनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। आप ऐसे लोगों के लाइफस्टाइल में क्या चेंज लानी चाहिए कि जो इनके इस फैक्टर को मिनिमाइज कर सके डाइट के साथ? देखें, हम उसको ना थ्रेटनिंग काउंसलिंग कहते हैं। भाई अगर आपने मुसलसल 24 घंटे बैठ के पढ़ लिया ना, ये अच्छा नहीं है। आप डेली पढ़ें, क्योंकि आप 24 घंटे लगाएंगे ना तो अगले आप 48 आवर्स कुछ नहीं फिर करेंगे, ठीक है, आप बर्न आउट हो जाएंगे। तो वाई नॉट के आप मुसलसल काम करें, मुसलसल ब्रेक लें, डेली आप ब्रेक लें, डेली आप रिफ़्रेश हों। कभी भी आप माइंड को उसको एक्सर्शन की तरफ ना लेके जाएं। नींद कितनी लेनी चाहिए? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि जो हमारी यूथ रात पैकेज करवा कर जागती है सारी रात लंबी बात, और दिन में ये नहूसत की तरह 2-2 बजे तक सोते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी है या ऐसा है। नींद कितनी लेनी चाहिए? क्या रात जागना और सुबह के वक्त, दिन के वक्त सोना खिलाफ शरीयत तो है ही, लेकिन न्यूरोसाइकोलॉजी का इस मामले में क्या कहना है? एक यंगस्टर को, एक बच्चे को और एक बूढ़े को, तीनों स्टेजेस पे कितने घंटे की नींद नॉर्मल है? क्योंकि हमारे यहाँ लोग 12-12, 15 घंटे भी सो के कहते हैं ये जी आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लोग 4 घंटे भी सो के समझते हैं कि ये इतना इनफ है। वो डॉक्टर साहब कितनी नींद है जो एक बच्चे के लिए टीन एज में और साथ ही हमारे 40+ जो एज है उनमें दरकार होती है? अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे नींद का जो ड्यूरेशन इतना मैटर नहीं करता जितनी क्वालिटी मैटर करती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या आप उसमें सो रहे हैं, फिर आपकी एज, या कंबल आपको नहीं छोड़ रहा, वैसा मामला नहीं, आप सो रहे हैं। फिर आपकी एज के मुताबिक जो आपका जो सोने का ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है। कि अगर आप बच्चे हैं 8 साल से कम है तो आपकी जो नींद है वो 12 घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर 2 साल का बच्चा तो उसके लिए नींद जो है वो 15-16 घंटे होनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी नींद कम भी होती जाए तो कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इनके लिए 8 से 10 घंटे सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस तरह आप जैसे लोगों के लिए अगर क्वालिटी नींद 4 घंटे भी है तो बहुत है, लेकिन वो नींद क्वालिटी वाली। डॉक्टर साहब लगता है मुझे आपने 50+ में डाल दिया, कहीं 40+ में। नहीं, ऐसी बात नहीं, बिकॉज आप एक बहुत इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, आप बिजी होते हैं, तो आपके लिए 4 घंटे की नींद 4-5 घंटे के लिए काफ़ी है। अगर आप सोना भी चाहेंगे तो आप नहीं सो पाएंगे, ये मैं आपको, क्योंकि आपका स्केड्यूल इतना टफ है। ठीक है, लाइक मेरे लिए भी ऐसा ही होता है कि लाइक मैं 5-6 घंटे मैं सो लेता हूँ और वो क्वालिटी नींद होती। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल था कि रात का सोना और दिन का सोना, इसका नफ्सियात पे क्या असर है? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखें, आपकी जो बॉडी है ना, इसमें क्लॉक होता है जिसे सर्केडियन क्लॉक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारे जीन्स में। जी, अब देखें, आपकी हर खूबी जो होती ना उसमें 24 घंटे में उस खूबी में एक पीक आती है। जिसे फ़र्ज़ करें लर्निंग का प्रोसेस है ना, ये 24 घंटे में एक दफ़ा पीक पे जाता है, फिर डाउन आ जाता है। तो अगर आप रात को यानी कि सुबह 3-4 बजे उठते हैं ना, तो जैसे आप उठते हैं तो उसके 5 से 6 घंटे के बाद आप लर्निंग में पीक पे होते हैं। यानी कि अगर आप सुबह 8 बजे उठे ना तो तकरीबन 12-1 बजे आपकी लर्निंग बहुत पीक पे होगी। सही। इसका सारा तल्लक आपकी लाइट से है, लाइट के साथ ये क्लॉक चलता है। यानी जो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल क्लॉक है वो हमारे इनेट क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। एग्जैक्टली। अगर आप
फ़र्ज़ करें कि मैं सुबह 5 बजे उठाऊँ और मेरी इंटेलिजेंस का या लर्निंग का लेवल 11 बजे पीक पे गया, फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब मैं 2-3 बजे ना मैं सही लर्निंग नहीं कर पाता। अगर आप 2 बजे के दौरान एक दफ़ा छोटा सा नैप ले लें, चाहे वो आधे घंटे का क्यों ना हो, जिसे कैलूला कहा जाता है। अब उसमें ये होता है कि आपका जो बॉडी है दोबारा सेट हो जाती है। जब फिर आप उठेंगे आधे घंटे बाद, फिर आपकी उस प्रोटीन में पीक आएगी, फिर आप दूसरा पीक एंजॉय करेंगे लर्निंग का। अगर आप दोपहर को 2 बजे 15 मिनट के लिए या 20-30 मिनट के लिए भी आप सो गए, तो बॉडी यही समझती है कि ये बंदा एक दफ़ा सो के उठा, फ्रेश हो गया। बॉडी यही, क्लॉक यही समझता है। जब दोबारा आपकी आंखें खुलेंगी, फिर आप इंटेलिजेंस में पीक पे चले जाएंगे। फिर इसका मतलब है कि 2 बजे के बाद 6-7 बजे आप फिर अच्छी लर्निंग फेज में होंगे। तो इसका मतलब है कि आप 2 पीक एंजॉय कर सकते हैं लर्निंग के, अगर आप बीच में सो लें थोड़ा सा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, एग्जैक्टली। लेकिन दरमियान में दोपहर का सोना, असर के वक्त जिसे बात की अब इस तरह देखें, कई कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट है, इवन कैलूला की ब्रेक दी जाती है। यानी कि आप 3 घंटे जो हैं, 3 घंटे आपको ऑफ, आप दुबई चले जाएं, आपको 3 घंटे कैलूला ब्रेक होती है। हमारे कल्चर में क्या है कि हमारे ऑफिस में काम पता कितने बजे तक होता है? 5 बजे तक, और लिखा 5 है, 2 बजे गायब हो जाते हैं। आप नहीं गायब होने के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 बजे तक सही मेंटली काम करते हैं। बाद में अगर आप ऑफिस में बैठेंगे तो सिर्फ बैठे हैं, मेंटली भी आप वहाँ प्रेजेंट नहीं है। दे इनकरेज के आप कैलूला करें, क्योंकि जब आप कैलूला करके दोबारा आते हैं तो फिर आपकी एक लर्निंग का फेज़ फिर पीक पे शुरू हो जाता है। तो इसी तरह आई विल रिकमेंड स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं, तो अगर वो दोपहर को आधा घंटा भी अगर आप कैलूला कर लें, आधा घंटा, तो दे आर अगेन फ्रेश। एंड यानी उनका एक 2 टाइम, ये देखिए न्यूरो साइंसेज आज ये बात प्रूव कर रही है, जो 1400 साल पहले पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने तरीक़ेकार बताया था, आज वो बिल्कुल साइंसेज जो हैं वो इस बात को साबित कर रही हैं कि दोपहर का जो कैलूला है थोड़े वक्त के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि बहुत सारी माएँ भी प्रोग्राम देख रही होंगी, बच्चों के लिए क्या ऐसी डाइट है जो कि उनमें लर्निंग बढ़ाती है और वो लर्निंग एनहांस करने में जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को एग्रीवेट करने में, बढ़ाने में, जो लर्निंग प्रमोट करते हैं, उस हवाले से बताइएगा। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर मेरे पास माएँ भी आती हैं कि हमारे बच्चे में लर्निंग नहीं हो रही, स्कूल भी जाता है, अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं कर पाता। तो इसके लिए एक थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो लर्निंग होती है ना, लर्निंग के पीछे एक ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे एसिटिलकोलिन कहते हैं, जिससे मेमोरी बनती है, जो मेमोरी में हेल्प करता है, लर्निंग में हेल्प करता है। तो बेसिकली वो आपकी बॉडी में जब बनता है तो वो रॉ मटेरियल से बनता है। वो ज़ाहिर है आप फूड ऐसी देंगे जो एसिटिलकोलिन को बनाने वाला जिसमें रॉ मटेरियल होगा, तो डेफिनेटली वो एसिटिलकोलिन ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं सस्ता सा सोर्स बता देता हूँ, लेकिन अंडे बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगेन ये बात ऐसी है कि आप दुनिया के किसी रीजन में चले जाएं, आपको ब्रेकफास्ट में अंडा ज़रूर मिलेगा। ये कल्चर, जितने आपकी हर चीज़ चेंज हो सकती है, लेकिन अंडा चेंज आपको, ब्रेकफास्ट में अंडा मौजूद होगा किसी तरह का। अंडा क्या फ्राइड बेस्ट है, हाफ फ्राई बेस्ट है, या बॉइल्ड बेस्ट होता है आपके नज़दीक, या अमूमन लड़के जो हैं वो योग छोड़कर एग वाइट लेते हैं? किस सूरत में आप उसको रेकमेंड करते हैं? बेसिकली अगर हम बच्चों की बात करें ना, तो बच्चों के लिए इतना कोई कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको फ़ैट की ज़रूरत होती है। देखें, अगर छोटे बच्चे हैं, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा है, तो उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो उसको इवन फैट भी चाहिए। तो अगर इवन फ्राइड अंडा हो तो उनके लिए नो इशू। तो आप अंडे को इतना फ्राई ना करें कि उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डीनेचर हो जाए। प्रोटीन है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो लोग फ्राई बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि वो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाए। तो आपने अंडे को लाइट सा आप हाफ फ्राइड कर लें या इस तरह करके आप यूज़ करें, छोटे बच्चों के लिए कोई इशू नहीं। अगर जो लोग बड़े हैं, अगर वो खाना चाहते हैं तो अपने जो उनके फिज़िकल पैरामीटर्स हैं उनको जहन में रखें। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो फिर आप वाइट लें, क्योंकि वाइट में जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ठीक है, तो आप उसको वाइट ले सकते हैं। फिर आप अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक चलें। आप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करें, फ्राइड अंडे को अवॉइड करें, आप बॉयल लें और उसमें से भी
वाइट का स्टीम इस्तेमाल आप कर सकते हैं, स्टीम फ्राई कर सकते हैं। जी आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत मुफीद मशवरे और बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी था। दिल तो नहीं करता कि प्रोग्राम को वाइंड अप किया जाए, लेकिन प्रोग्राम में टाइमिंग की किल्लत जो है वो आड़े आ जाती है। तो इंशाल्लाह इसी दुआ और उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे कि लोग इससे इंशाल्लाह फ़ायदा भी उठाएंगे। और ये हमारा आज का मेहमान ख़ास का जो प्रोग्राम था, जिसमें हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर रफ़ीक डार साहब थे, जो फेमस न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे मुफीद मशवरे भी दिए। इंशाल्लाह किसी एक और एपिसोड में हम आपको ज़हमत भी देंगे और हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी बाकी हैं सीखना, वो इंशाल्लाह सिलसिला शुरू भी होगा। तब तक के लिए नाज़रीन इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे कबल डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला। और अल्लाह ताला हम सब का हाफ़िज़ व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।